बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स का पेड सेशन शुरू किया है जो कि 15 डेज का होगा। इस 15 डेज के अंदर हम पाकिस्तान अफेयर्स के पूरे सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। ये सेशन बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्पेशल एग्जाम देना चाहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि तेजी से पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए टाइम दरकार है। सबसे पहले स्लाइड्स बनानी होती हैं, उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसको एडिट करना होता है, उसके बाद उसको अपलोड करना, उसका थंबनेल डिजाइन करना है। तो ये तमाम काम करने के लिए काफी टाइम दरकार होता है, इसलिए हम यूट्यूब के ऊपर एक दिन में एक ही टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन शुरू किया है, इसके अंदर हम क्विकली सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब मेरे ही जरिए डिलीवर किए जाएंगे। इस सेशन की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और एक हफ्ते से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि हम जल्दी से पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स शुरू कर सकें। और अगर पाकिस्तान अफेयर्स के सेशन के ऊपर अच्छा फीडबैक आया तो हम इंशाल्लाह ताला और भी सेशन शुरू करेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जाम से पहले कवर करवा दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर। इसके अंदर हम यही बात करेंगे कि यूएसए का प्रेसिडेंट किस तरह से इलेक्ट किया जाता है, उसका इलेक्शन किस तरह से होता है, और इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अपने कोर्स को जल्दी से कंप्लीट कर सकें। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करते हैं। आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन इसमें देखते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो मामला है वो आर्टिकल 2 और सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं कि यूएसए के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ये बात मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता। जो एक आम सिटीजन होता है वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट नहीं करता है, वो पहले इलेक्टोरल कॉलेज को वोट करता है और फिर इलेक्टोरल कॉलेज उसके बिहाफ पर आगे प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करता है। तो ये मामला क्यों हुआ? क्योंकि जो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट की जो डिबेट थी उसकी वजह से आप लोगों को पता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज भी हुआ था, और यहां पर भी कॉम्प्रोमाइज हुआ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होगा, और फिर ये नतीजा इस कॉम्प्रोमाइज पर पहुंचा कि इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ये वोटिंग की जाएगी। तो फार्मर्स जो थे वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करे, जबकि जो हमारे नॉर्थर्न्स लोग थे, क्योंकि जो फार्मर्स थे वो ज्यादातर साउथ के इलाके में थे, लेकिन जो और लोग थे यानी कि फेडरलिस्ट वो ज्यादातर नॉर्थ के इलाके में थे, इसीलिए वो प्रेफर करते थे कि हम नेशनल पॉपुलर वोट के जरिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे, और ये एक डायरेक्ट इलेक्शन चाहते थे। तो टोटल मेंबर्स जो है इलेक्टोरल कॉलेज के वो 538 हैं। 538 कैसे हैं मेंबर्स, अभी आगे चल के हम इस बात को भी देख लेते हैं। तो हर स्टेट जो है, जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कॉलोनीज हैं, उनको एक खास नंबर ऑफ इलेक्टर्स दिए जाते हैं, और उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्टर्स के लिए वो वोट कर सकते हैं। कुछ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, चौथा ब्लॉक है, और हर ब्लॉक के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। तो फिर ये जो स्टेट के सिटीजन होते हैं ये इन ब्लॉक्स के लिए वोट करते हैं। ये बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, तो इनमें से किसी के लिए भी ये वोट कर सकते हैं, और इन ब्लॉक्स में जो नंबर्स होते हैं लोगों के, वो उतने ही रिप्रेजेंटेशन होती है जितनी की कांग्रेस के अंदर होती है। मान लें कि फ्लोरिडा की कांग्रेस के अंदर 45 सीट्स हैं और सेनेट के अंदर 2 सीट्स हैं, तो ये टोटल बनी 47। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी फ्लोरिडा की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 47 ही होगी। अब समझ गए आप लोग? तो इसी तरह से जो टोटल होते हैं वो 535 होते हैं। 535 नहीं होते हैं, असल में 538 होते हैं। वो 538 कैसे होते हैं कि 435 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर होते हैं, और 100 जो है वो सेनेट के अंदर होते हैं। तो 535 मेंबर्स तो इस तरह से हो गए, लेकिन 3 मेंबर्स जो होते हैं वो वॉशिंगटन डीसी के होते हैं। इस तरह करके टोटल 538 जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर बैठे होते हैं, ताकि वो एक आम सिटीजन के बिहाफ पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकें। अब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाता है। जैसे कि कांग्रेस का इलेक्शन अलग होता है, इसमें फिर हाउस का इलेक्शन अलग होता है और सेनेट का इलेक्शन अलग होता है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। कांग्रेस से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कांग्रेस से उसका लेना देना होता है। वो किस तरह से होता है वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ इंपीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, और ये इंपीचमेंट कौन करता है? ये हाउस करता है, हाउस इसको इनिशिएट करता है। ये बात हम अपने पिछले कांग्रेस एंड इट्स मैंडेट की वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरी कांग्रेस एंड इट्स मैंडेट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, और ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी आप लोग यूएस कांग्रेस
कांग्रेस एंड इट्स मैंडेट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंपीचमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट कौन करता है, उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है आपका वही उसको इनिशिएट करता है। अब इंपीचमेंट देखते हैं कि इंपीचमेंट किस तरह से होती है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, उसको सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, यानी कि वो एक बिल पास करता है। अगर उस बिल के ऊपर हाउस के अंदर 51% वोट मिल जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को बुला लिया जाता है। और दूसरा स्टेप यही होता है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए 51% वोटिंग मिल गई है तो फिर अब प्रेसिडेंट को बुला लिया जाता है और सेनेट में उसकी हाजिरी होती है और फिर सेनेट के अंदर उसका ट्रायल होता है। वहां पर उसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर उसके बाद सेनेट डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट को इंपीच करना है या नहीं करना है। और फिर उसके बाद तीसरा स्टेप इसका यही होता है कि 2/3 मेजोरिटी से सेनेट वोट करता है और अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाए तो फिर प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाता है। हिस्ट्री इसकी देखते हैं थोड़ी सी। तो हिस्ट्री के अंदर यह है कि कभी भी कोई भी प्रेसिडेंट इंपीच नहीं हो पाया है, लेकिन एंड्रयू जैक्सन और बिल क्लिंटन इन दोनों को इंपीचमेंट के लिए ट्राई किया गया था, लेकिन सेनेट ने इनके खिलाफ 2/3 मेजोरिटी से वोट नहीं किया। निक्सन का मामला भी यही है कि निक्सन को भी इंपीच करने के लिए रेजोल्यूशन पास की गई थी वाटरगेट स्कैंडल के अंदर, लेकिन जब निक्सन को पता चला कि भाई मेरी इंपीचमेंट तो अब पक्की है क्योंकि उनका जो जुर्म था वो साबित भी हो गया था वाटरगेट स्कैंडल के अंदर, तो फिर उन्होंने इंपीचमेंट से पहले ही रिजाइन कर दिया। ये वाटरगेट स्कैंडल क्या है? ये एक मामला है जो कि रिचर्ड निक्सन के टाइम पीरियड में पेश आया था। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वाटरगेट स्कैंडल आखिर था क्या। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो बात ये कि हर 4 साल के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो रिटायर हो जाता है और फिर हर 4 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और फिर दोबारा से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। मिनिमम जो एज रिक्वायर्ड है वो 35 इयर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ है बंदा वो नेटिव बर्न होना चाहिए, यानी कि वो अमेरिका में ही पैदा हुआ होना चाहिए और जिस स्टेट में वो पैदा हुआ था वहां पर कम से कम 14 इयर्स तक उसने अपनी जिंदगी गुजारी हो, 14 इयर्स तक वो वहीं का सिटीजन रहा हो, जब भी वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो सकता है। इलेक्शंस देखते हैं, इलेक्शंस का क्या मामला है। आर्टिकल 2 जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करता है। पहले तो ऐसा ही हुआ था कि पॉपुलर वोट को अवॉइड किया गया था। फेड्स और एंटी फेड्स की जो डिबेट थी उसके अंदर फिर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ था और उस कॉम्प्रोमाइज के बाद फिर इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया गया था और उस इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता था और आज दिन तक भी ये इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर ही रिलाई करते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंट के लिए उनको चूज किया जा सके। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी चूज किया जाता है। इसके लिए एक प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं और ये जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट्स होते हैं ये कहां से आते हैं? ज्यादातर ये पार्टी से ही आते हैं क्योंकि यूएसए के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद और बहुत सारी स्मॉल पार्टीज भी यूएसए के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर जो छोटी पार्टीज हैं वो इन्हीं 2 पार्टीज की ऑफशूट्स हैं। तो जब ये प्राइमरी इलेक्शन हो जाता है और प्रेसिडेंट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इलेक्ट कर लिया जाता है, अब बारी आती है कि इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा होना होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पार्टीज होती हैं ये 2 साल पहले ही इलेक्शन से ये अनाउंस कर देती हैं कि हमारा कौन सा वो कैंडिडेट होगा जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। और अगर वो बंदा इलेक्शन जीत जाता है और प्रेसिडेंट बन जाता है तो अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि उसी को फिर ये इख्तियार दे दिया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को भी आप ही इलेक्ट कर लें। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनिशियली एक ही टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कि एक ही टिकट होता है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट का भी नाम होता है और वाइस प्रेसिडेंट का भी वहां पे नाम होता है। तो जब आपके सामने ये टिकट आता है तो आपने या तो इसके आगे टिक करना होता है या फिर इसके आगे टिक करना होता है। दोनों पे एट अ टाइम आप टिक नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट के लिए उसको कम से कम 270 वोट्स चाहिए, जब भी उसको मेजोरिटी मिल सकेगी और वो प्रेसिडेंट बन सकेगा। और ये 270 वोट्स होते हैं ये इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं, ये पॉपुलर वोट नहीं होते, यानी कि एक आम सिटीजन इनके लिए वोट नहीं करता बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज इनके लिए वोट करता है। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या चक्कर है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है 4 साल के बाद तो फिर दिसंबर में जो सेकंड वेडनेसडे होता है उसके बाद जो फर्स्ट मंडे आता है उसी दिन ये इलेक्शन होते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो फिर वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्राइमरी इलेक्शंस जो होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने के लिए होते हैं वो सेकंड ट्यूसडे ऑफ नवंबर को होते हैं। अगर मान लें 2 बंदे खड़े हुए प्रेसिडेंट के लिए और उनमें से किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, यानी कि 51% किसी को भी वोट्स नहीं मिले, तो फिर क्या होगा कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक वोटिंग होती है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे गलती से सेनेट लिख दिया गया है, जबकि असल में ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। और सेनेट का क्या मामला होगा, सेनेट वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेनेट वोट करेगा। जैसे कि जेफरसन के लिए किया था इन्होंने 1800 में, जब इलेक्टोरल कॉलेज में टाई हो गया था तो फिर जेफरसन को 1800 में इन्होंने ही प्रेसिडेंट बनाया था। 1824 में भी जब जॉन क्विंसी एडम्स और एंड्रयू जैक्सन इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तब भी किसी कैंडिडेट को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी और तब भी ये मामला जो था ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और सेनेट ने मिलकर डिसाइड किया था। 20th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट की जो इनॉग्रेशन थी उसको मूव कर दिया नून जनवरी 20 के लिए। ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि 20th अमेंडमेंट क्यों हुई थी, तो उसमें फिर एक ऐसा ऑप्शन लिखा होगा कि प्रेसिडेंट की जो इनॉग्रेशन है उसको मूव करने के लिए हुई थी और उसको कहां पर मूव किया गया था, उसको जनवरी 20 पर मूव कर दिया गया था और जनवरी 20 को भी दोपहर के टाइम। अब हम इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम देखते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर किस तरह का सिस्टम होता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये कि जो सिस्टम है ये एक वेटेड सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर भी अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, हर स्टेट के अपने ब्लॉक्स होते हैं और हर स्टेट उन्हीं के लिए वोट करता है। और इसने जो स्टेट्स होती हैं आपके, जो आम सिटीजन होते हैं, उनको और ज्यादा पावर्स दे रखी हैं। और यहाँ पर जो स्मॉल स्टेट्स होती हैं वो स्विंग स्टेट्स का किरदार अदा करती हैं। ये स्विंग स्टेट्स क्या होता है ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि स्विंग स्टेट्स क्या होता है, स्विंग किस तरह से होती है। यहाँ पर ये बात तो मैंने आप लोगों को बता दी कि हर स्टेट के कुछ मखसूस इलेक्टर्स होते हैं और उन्हीं इलेक्टर्स के लिए हर स्टेट वोट करती है। और इन इलेक्टर्स को फिर इलेक्ट कैसे किया जाता है, इनको अलग से पॉपुलर वोट के जरिए इन इलेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है। और इनकी जो तादाद होती है वो उतनी ही होती है जितनी कांग्रेस के अंदर होती है। हर स्टेट की अपनी रिप्रेजेंटेशन, उतनी ही हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी होती है और ये टोटल जो है ये 538 बनता है। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं ये आम सिटीजन से ये वादा करते हैं, ये मुआहदा किया होता है उन्होंने कि हम आपकी ही ख्वाहिश के मुताबिक किसी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। यानी कि जो सिटीजन्स चाहते हैं कि हम फलाने बंदे को वोट दें तो उन्हीं के बिहाफ पर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं इन्होंने मुआहदा किया होता है कि आप हमें वोट दें, आगे हम आपके ही पसंदीदा बंदे को वोट देंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो जो वोटर्स होते हैं यानी कि जो आम सिटीजन्स होते हैं वो एक ब्लॉक ऑफ इलेक्टर्स के लिए वोट करते हैं। यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, हर स्टेट के अपने ब्लॉक्स होते हैं और हर स्टेट की आबादी के मुताबिक वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज की रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर होती है, इसी तरह से इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर भी होती है। अब मान लें एक जो प्रेसिडेंट था जब उसके लिए पहले पॉपुलर वोट हुआ था और वहां पर मान लें कि एक बंदा था वो वर्जीनिया से खड़ा हुआ था और वर्जीनिया में जब पॉपुलर वोटिंग हुई थी तो उसने वहां पर मेजोरिटी हासिल कर ली थी। तो अब उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो जो बंदा होगा वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब वो खड़ा होगा और इलेक्टोरल कॉलेज उसके लिए वोटिंग करेगा तो वर्जीनिया की जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होगी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वो तमाम के तमाम वोट्स इसी बंदे को मिल जाएंगे। यही सीन है विनर टेक ऑल का, यानी कि गेटिंग मेजोरिटी वोट्स फ्रॉम अ स्टेट बाय पॉपुलर वोट इज विनिंग ऑल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। लेकिन मेन और नेब्रास्का के अंदर ये मामला नहीं है। मेन और नेब्रास्का का एक अलग सिस्टम है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो यही है कि स्विंग स्टेट्स का क्या मामला हुआ। यहाँ पर जब एक विनर टेक ऑल का सीन होता है तो अगर छोटी स्टेट है और उसकी कम रिप्रेजेंटेशन है इलेक्टोरल कॉलेज में, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था वो इस स्टेट के अंदर मेजोरिटी से जीत चुका है पॉपुलर वोट के अंदर ही, तो अब जब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होंगे तब भी इस बंदे को ये तमाम वोट्स मिल जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के भी। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या है कि बैंड वैगन इफेक्ट है प्राइमरीज के अंदर। वो कैसे कि जो स्टेट्स के इलेक्शंस होते हैं वो डिफरेंट डेट्स को होते हैं, तो इसकी वजह से फिर बायसनेस का खतरा होता है। ये एक क्रिटिसिज्म है इस सिस्टम के ऊपर। दूसरा क्रिटिसिज्म यही है कि लूजिंग पॉपुलर वोट एंड विनिंग। क्या मतलब कि अगर एक बंदा जब पॉपुलर इलेक्शन होते हैं और वो बंदा पॉपुलर इलेक्शन के अंदर हार जाता है लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वो बंदा जीत जाता है, मेजोरिटी ले जाता है, तो फिर भी वो बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है। उसने जो पॉपुलर वोट्स के इलेक्शन में वो हारा था उसको तब भी कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, एक फायदा जरूर होता है कि अगर वो एक स्टेट में जीत जाता
जाता है तो इलेक्टोरल कॉलेज के भी सारे वोट्स उसी को मिल जाते हैं, लेकिन अगर हार जाता है तो फिर इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1824 में जॉन क्विंसी एडम्स जो थे वो एंड्रयू जैक्सन से कम वोट्स लिए थे उन्होंने, और ये काम पॉपुलर वोट्स के अंदर हुआ था। जब प्रेसिडेंट्स को इनिशियली नॉमिनेट करने के लिए वोट दिया जाता है तब की बात कर रहा हूं, लेकिन जब इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर वोटिंग हुई तो JQ एडम्स जो थे वो जीत गए। फिर 1876 में क्या होता है कि रदरफोर्ड हाइस जो थे वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जीत गए थे सैमुअल टिल्डन से। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो सैमुअल टिल्डन थे वो जब पॉपुलर वोट हुआ था तो वहां पर यही जीते थे। फिर 1888 में बेंजामिन हैरिसन और ग्रूवर क्लेवलैंड जो खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर, तो इसमें भी बेंजामिन वॉन जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 65 वोट से जीत जाते हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि जो ग्रूवर क्लेवेंट थे वो पॉपुलर वोट्स के अंदर जीत गए थे, लेकिन उसकी इस जीत को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया गया इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। फिर 2000 में अलगोर जो थे उन्होंने 5 लाख से ज्यादा वोट्स लिए थे, लेकिन उसके बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज में जब वोटिंग होती है तो जॉर्ज बुश जो है वो जीत जाते हैं। बुश का मामला यह था कि बुश जो थे वो असल में फ्लोरिडा में जीत गए थे पॉपुलर वोट्स से। तो यहां पर यही मामला हुआ था कि फ्लोरिडा के इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी वोट्स थे वो ऑटोमेटिकली जॉर्ज बुश को मिल गए थे, और यही फायदा हुआ था, इसीलिए वो जीत भी गए थे इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। क्रिटिक्स बहुत सारी बातें करते हैं कि यूएस का जो सिस्टम है वो आर्केक है और इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक है। क्यों अनडेमोक्रेटिक है? क्योंकि विनर टेक्स ऑल का जो फिनोमिनॉन है यहाँ पर वो मेरिट को फेवर नहीं करता है। फोर्थ जो क्रिटिक है इसके ऊपर वो ये है कि जो डुअल नेशनलिटी होल्डर है उसके ऊपर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है, जबकि आप लोगों को ये बात मैंने बता दी थी कि कम से कम एक सिटीजन उस शहर का 14 ईयर्स तक रेजिडेंट होना चाहिए जब भी वो एलिजिबल होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब कुछ प्रपोजल्स देखते हैं ताकि यूएसए का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जा सके। पहला जो प्रपोजल है वो यही है कि एवरी वोट काउंट्स अमेंडमेंट। ये एक अमेंडमेंट थी जो काफी पहले पेश की गई थी, यही एक प्रपोजल के तौर पर भी पेश की जाती है, और इस अमेंडमेंट का मकसद यही था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको खत्म कर दिया जाए, उसकी जो पावर्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। और इससे फिर फायदा क्या होगा, जो टर्न आउट है वो इंक्रीज हो जाएगा, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग फिर वोट डालेंगे। क्योंकि जब लोग इस तरह का सिस्टम देखते हैं कि एक बंदा ज्यादा पॉपुलर वोट लेके भी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हार गया या कम पॉपुलर वोट्स लेकर भी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जीत गया, तो इससे लोगों के दिल में एक बात पैदा होती है कि भाई ये मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं फिर वो वोट कास्ट नहीं करते। अगर ये अमेंडमेंट इंप्लीमेंट हो जाती है तो फिर इससे जो टर्न आउट है वोटिंग का वो भी इंक्रीज होगा और पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। मेन और नब्रास्का का जो मॉडल है वो अप्लाई करना चाहिए तमाम स्टेट्स को। आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि विनर टेक ऑल की जो स्ट्रेटजी है वो मेन और नब्रास्का के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो फिर हमने ये भी बात की थी कि फिर मेन और नब्रास्का के ऊपर कौन सा सिस्टम लागू होता है, तो वो यही सिस्टम लागू होता है कि मेन और नब्रास्का से अगर कोई बंदा मेजोरिटी पॉपुलर वोट्स ले जाए तब भी उसको सारे के सारे इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसको 2 इलेक्टोरल वोट्स मिलेंगे और एक वोट जो है वो कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। तीसरा जो प्रपोजल है इसके अंदर वो यही है कि ब्रॉड सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि यूएसए का जो सिस्टम है वो एक रिजिड सिस्टम है। यूएसए के सिस्टम में बहुत इजीली अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों ने मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट का तरीका बताया है यूएसए के अंदर कि अमेंडमेंट कैसे होती है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, ऊपर आई के बटन पे भी क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि यूएसए का जो सिस्टम है वो एक रिजिड सिस्टम है। अमेंडमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है यूएसए के अंदर। यही वो वजह है कि इतने सालों के बाद भी आज दिन तक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हैं। तो और ज्यादा पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत है ताकि जब बहुत सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होंगे तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज का जो सिस्टम है उसको हटाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यही वो वजह है। इसी रिजिडिटी की वजह से बहुत से लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि यूएसए का जो सिस्टम है वो अनडेमोक्रेटिक है। बाय द वे आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इससे ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखी होंगी। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि आप लोगों ने कसम खाई हुई है कि हम शेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है कि शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको फायदा हो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि पोस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करें और कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।